सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईटी की एडिटोरियल क्लास में। आज फिर से एक इकोनॉमिक एडिटोरियल अपने पास, सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म। मुझे एक व्यूअर ने बोला, सर ये इकोनॉमिक एडिटोरियल्स जो है ना, पढ़ने में तो बहुत बेनिफिशियल है पर थोड़ा बोर करते हैं। और बात बिल्कुल सही है। अब इसका इलाज क्या करें? आज की क्लास के अंदर अपने वोकैबुलरी और ग्रामर का तड़का लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो आप अभी मेरे साथ देखना, है ना। उससे थोड़ी सी क्लास जो है लाइटन अप हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा। साथ में मैं इकोनॉमिक टर्म्स भी आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि देखो पढ़ना तो ये है ही, एग्जाम में तो आप इसको फेस करने ही वाले हो। तो कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि आपको मज़ा भी आए। शुरू करें अपनी क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। अब जो आप मेरे साथ सीखने वाले हैं उसके ऊपर मैं आपको क्विज भी दिखा देता हूं पहले से ही। 5 क्वेश्चंस हैं, सबके सामने लिखा हुआ है किसमें आपको क्या करना है। पांचों क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में मैं लाइव करवाऊंगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप असेस भी कर पाएंगे आपने कितना सीखा। चलिए शुरू करें। करें सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म। सिग्नल कर रहा है कोई ऑप्टिमिज्म को, आशावाद को। ऑप्टिमिज्म जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जब आप होप दिखाते हैं बहुत सारी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। अब देखो ये किसकी बात हो रही है? कह रहा है ऑन आरबीआई होल्डिंग रेट्स। बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स को होल्ड करने पे, रेट्स को जैसा था वैसा ही पकड़े रखने पे, बनाए रखने पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला? हम जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट्स, इन सबको जैसा रखा है ना वैसे ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इससे इसने थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म सिग्नल किया है। समझ गए सेंटेंस को? अब ऑप्टिमिज्म का एंटोनिम होता है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म उसका मतलब होता है निराशावाद, है ना। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वोकैबुलरी और अच्छी आएगी। कह रहे द आरबीआई हैज़ क्लियरली सॉट। अब देखो खुल गया, इसको आराम से बताऊंगा। द आरबीआई हैज़ क्लियरली सॉट टू टॉक अप कॉन्फिडेंस इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहे जो आरबीआई है ना हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने साफ साफ सॉर्ट किया है। सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ना हैज़ के बाद। इसने साफ साफ कोशिश की है क्या करने की? टॉक अप करने की। टॉक अप करना होता है किसी चीज़ को बहुत ही अच्छा दिखाना, जितनी वो अच्छी ना हो उससे ज़्यादा उसको मजबूत दिखाना। आरबीआई ने कोशिश की है, सॉर्ट किया है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने दिखाए कॉन्फिडेंस को, और कैसे? इग्नोर करते हुए रिस्क को, जोखिम को, इन्फ्लेशन के। तो आरबीआई ने अपनी नई पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन को तो कर दिया नज़रअंदाज, और इतना सारा कॉन्फिडेंस दिखाया है जो कि हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, उसको इसने टॉक अप करने की कोशिश की है। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों पे। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, 3-4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर घुस गए, है ना। आरबीआई आपका सब्जेक्ट था, हैज़ क्लियरली सॉट आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में, कहने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन और पिंक का जब आप खेल खेलोगे, जैसे यहाँ ग्रीन में सब्जेक्ट, यहाँ पिंक में वर्ब, यहाँ ग्रीन में सब्जेक्ट, यहाँ पिंक में वर्ब, धीरे धीरे आपको पता चलेगा आप क्यों इंग्लिश में स्ट्रगल करते हो। जिस लड़के और लड़की ने, फिर सुन लेना, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना नहीं सीखा, उसकी इंग्लिश के अंदर स्ट्रगल कायम रहेगी। तो मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाओ, स्ट्रगल को यहीं पे कट कर दो, ठीक है ना। तो पूरा मार्क्ड है। अब आ जाओ इसमें वोकैबुलरी देखने वाली। ये शॉर्ट वर्ड है ना, इसको मैंने खबरी पे करवाया था आपको। जो मैंने खबरी पे बताया था वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बताया था शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट, ये बनी है सीक नाम की वर्ब से। सीक, शॉर्ट, शॉर्ट, ये वर्ब ऐसे चलती है। कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स क्या करते हैं? सीक की सेकंड फॉर्म सीक लिखते हैं, सीक की सेकंड फॉर्म सीक लिखते हैं, और शॉर्ट को मानते हैं साइट की फर्स्ट फॉर्म, साइट की सेकंड फॉर्म। मतलब वो क्या बोलते हैं? वो यूं बोलते हैं, सर फर्स्ट फॉर्म तो है सीक, सेकंड फॉर्म है सीक्ड, थर्ड फॉर्म है सीक्ड। और शॉर्ट के लिए मानते हैं फर्स्ट फॉर्म है सर साइट, सेकंड फॉर्म है शॉर्ट, थर्ड फॉर्म है शॉर्ट। तो ये सीक्ड नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में है नहीं। और साइट जो है ना, साइट, उसकी सेकंड फॉर्म साइटेड होती है। तो साइट से शॉर्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहला दिमाग से अपने निकाल देना कैसे शॉर्ट या सीक वर्ड वर्ब जो काम करती है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? 4 मतलब होते हैं इसका। किसी चीज़ को पाने की या पहुंचने की कोशिश करना, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना, किसी चीज़ में तहकीकात करने की कोशिश करना, या किसी चीज़ का पीछा करना। चारों मतलब ही ये सीक नाम की वर्ब रखती है। चारों को मैंने 4 सेंटेंस में पिरो भी दिया है, आप देख सकते हैं। बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड चाइना आर सीकिंग टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन। दोनों ही देश सीख कर रहे हैं, मतलब ट्राई टू गेट कर रहे हैं। पहला वाला जो है ना मीनिंग आ गया। दोनों ही देश पाने की कोशिश कर रहे हैं
एक पीसफुल सॉल्यूशन को, शांति भरे समाधान को। तीसरा देखो, आई लॉस्ट माई वे टू होटल एंड देन सॉट डायरेक्शंस फ्रॉम अ पासर वाई। मैं भूल गया अपना रास्ता होटल तक का और मैंने सीख किया, सेकंड फॉर्म लगा के सॉट किया, इंक्वायर किया डायरेक्शंस को एक पास वाले गुजरने वाले आदमी से। इसी तरीके से द पुलिस आर सीकिंग द क्रिमिनल, पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं इस शातिर क्रिमिनल का। समझ गए ना? तो सीक वो भी यही चार काम करती है, ना इससे पहले कुछ ना इसके बाद में कुछ। अब ये क्या है भाई, टॉक अप, इसको भी देख लेते हैं। टॉक से बनने वाले 10 फ्रेज हैं जिनको मुझे लगता है 1 या 2 आप जानते होंगे, बाकी आपके लिए अनजान है। एक काम करें, थोड़ी सी 10 सेकंड दें इसको, इनमें से एक आधा तो आप जानते होंगे शायद, है ना? कोशिश करें कौन सा आप जानते हैं, फिर मैं आपको बाकी सब एक्सप्लेन करता हूं। चलो, टॉक द हिंड लेग ऑफ अ डंकी, किसी डंकी का, गधे का पिछला लेग ऑफ कर देना, हटा देना। मतलब क्या है, आप एक तो बोलो बहुत सारा, यू आर वेरी टॉकेटिव, है ना, यू टॉक टू मच, और दूसरा आप हो बड़े ही बोरिंग। अगर आप ऐसे एक आदमी हो, आपका मतलब कोई भी इंसान, है ना, टॉकेटिव की स्पेलिंग सही कर देता हूं। अगर आप बहुत सारा बोल दो और बड़ा बोरिंग बोल दो, अनइंटरेस्टिंग बातें कर दो, ऐसी बातें कर दो जिससे सामने वाला बोर हो जाए, तो आपने क्या कर दिया, आपने टॉक द हिंड लेग ऑफ अ डंकी कर दिया। मतलब गधा भी आपसे परेशान हो गया और उसने अपनी पिछली लात मार के आपको भगा दिया। समझ गए ना? इतने बोरिंग और इतने बोलने वाले इंसान हो आप। तो इस तरह से इस फ्रेज को यूज करें, नया फ्रेज है, अमेरिकन फ्रेज है, टॉक शॉप। ये मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते हैं। शॉप मतलब दुकान, टॉक मतलब बोलना। टॉक शॉप इज टू टॉक अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बात करना। आप टॉक शॉप करते हैं अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, जो आपके धंधे में, आपके व्यापार में आपके तरह काम करते हैं, उनसे आप टॉक शॉप कर सकते हैं। अगला देखो, टॉक थ्रू द हेड, इसका मतलब होता है उल्टी सीधी बातें करना, ऐसी बातें करना जो अनक्लियर हो या अनरीजनेबल हो, है ना, या एकदम बेतुकी हो, एकदम जो है विदाउट लॉजिक हो। ठीक है ना? टॉक थ्रू द हेड, ये कब होता है, मैं आप कुछ बोल रहे हो, आपके मुंह पे मैं टोपी रख दूं, अब आप जो बोलोगे वो समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी बोल सकता है आपको देख करके कि यार आप जो बोल रहे हो ना वो समझ नहीं आ रहा, अनक्लियर है। तो टॉक थ्रू द हेड हमने वहां से इडियम बना दी। आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो जो बिल्कुल लॉजिक भरी नहीं है, अनरीजनेबल है, अनक्लियर है, उसके लिए इस फ्रेज को यूज करेंगे। टॉक द टॉक, इसका मतलब होता है दिखावा करना, डींगे हाँकना, पर इन एन इंप्रेसिव वे। टू बोस्ट योरसेल्फ इन एन इंप्रेसिव वे। आप कोई आर्मी वाले नहीं हो, फिर भी आप जहां जाते हो सबको बोल देते हो मैं आर्मी का रिटायर्ड जवान हूं। समझ गए ना मेरी बात को? और इस तरीके से बोलते हो, वैसा ही हेयर कट रखते हो, वैसे ही फिजिक मेंटेन करते हो, हर कोई आपको देख करके बोले भाई ये तो आर्मी का रिटायर्ड कर्नल है। तो आप टॉक द टॉक कर रहे हो, आप बहुत ही इंप्रेसिव वे में किसी बात को बता रहे हो। ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप हमेशा झूठ ही बोलो टॉक द टॉक करते हुए। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा है, वॉक द टॉक, अपनी बात को अपने एक्शन से प्रूव करना, अपनी बात को अपने एक्शन से प्रूव करना। तो जब आप टॉक द टॉक करते हो ना, कोई भी आपको आगे बोल सकता है भाई वॉक द टॉक करके दिखाओ, जो तुम टॉक करते हो, जो बात करते हो उस पर चल के दिखाओ, वॉक द टॉक करो, अपनी बात को अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाओ। टॉक टर्की का मतलब होता है सीरियस बातें करना, टू टॉक इन अ सीरियस मैनर, टू टॉक इन अ सीरियस मैनर, है ना। अब इसका टर्की से क्या कनेक्शन है, एक खबर भी बताऊंगा किसी दिन, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। चलो, टॉक योर वे आउट ऑफ समथिंग, किसी समस्या से, किसी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम लिख देता हूं, प्रॉब्लम से बातचीत करके बाहर निकल आना। ठीक है ना, पुलिस ने आपको पकड़ा, पैसे मांगे आपसे, या आपका चालान काटने की कोशिश की, या आपको जेल में डालने की कोशिश की, पर आपने ऐसी बात की पुलिस वाले से, आप वहां से चुपचाप निकल करके आ गए। तो आप किसी को बोलोगे आई टॉक्ड माई वे आउट ऑफ पुलिस, मैं पुलिस से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम से, उनके जो झगड़े से बाहर निकल करके आ गया। लास्ट में बचा टॉक अप, इसका मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा इंप्रेसिव दिखाना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना, जितनी नहीं है उससे ज्यादा दिखाना। आपके फ्रिज में एक एप्पल पड़ा है, अब बाहर बोल रहे हो मेरे पास में 2 किलो एप्पल्स है। समझ गए ना, यू आर टॉकिंग अप द स्टॉक ऑफ एप्पल्स इन योर रेफ्रिजरेटर। समझ गए, टॉक अप मतलब जो नहीं है उससे ज्यादा किसी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, इसको एग्जैजरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट बचा टॉक समवन या समथिंग डाउन। अब मैं सारा काम कर दूंगा तो आप कुछ नहीं करोगे,
एक काम करो, डिक्शनरी खोलो अच्छी सी, या अभी गूगल में टाइप करो और मुझे बताओ, खुद भी याद करना, टॉक समवन या समथिंग डाउन क्या होता है? टॉक समवन डाउन या टॉक समथिंग डाउन, ठीक है ना? याद करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। बाकी भी सबके नोट्स बनाना, इसके बाद टॉक वर्ड में कुछ नहीं बचा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तो अपने एफर्ट्स डाल रहा हूं, अब आपके एफर्ट्स की बारी है ना? सब कुछ मैं आपको मसाला दे रहा हूं, अब आपको बनानी है उसकी अच्छी सी सब्जी। शुरू करने वाला हूं, एक समरी मैं आपको दे देता हूं। समरी ये मेरे भाई लोग, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बार रेट्स को वैसा का वैसा रखा है, लेकिन उसने इन्फ्लेशन को मानने से इनकार कर दिया। उसने क्या बोला? इन्फ्लेशन एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है और थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब उसने टोटली इग्नोर कर दिया। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? आपने कॉन्फिडेंस को ज्यादा दिखाने के लिए, ज्यादा बूस्ट करता हुआ दिखाने के लिए ऐसा काम किया है। इन्फ्लेशन इज अ रियल थ्रेट टू द इकोनॉमी। आप उसको भले ही आज इग्नोर कर रहे हो सकता है कल आप गलत प्रूव हो जाओ। आप जो ये कर रहे हो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में ज्यादा दिखे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अपने बैक ऑफ द माइंड पे ये मत भूल जाना, इन्फ्लेशन एक रियल थ्रेट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा वरीड है कि कहीं ये वास्तव में तो नजरअंदाज नहीं कर रहे इन्फ्लेशन को, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि वास्तव में जो है नादान बन के इन्फ्लेशन को बिल्कुल डिस्काउंट कर रहे हैं। समझ गए ना? ये इसकी समरी है, देसी भाषा मैंने आपको बता दी है। थोड़ा वरीड है, वरिंग ही आज इसकी टोन है ना? वरीड इसकी टोन है, आप इसको एप्रीहेंसिव भी बोल सकते हैं। शुरू करें। मेंबरशिप सभी लोगों को पहले मैं बधाई दूंगा, हमने 500 मेंबर्स पूरे किए हैं आज मतलब कल रात में 500 मेंबर्स पूरे हो गए। 500 मेंबर्स पूरे होने का मतलब होता है जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस के अंदर, उन एफर्ट्स का अब मुझे बेनिफिट मिल रहा है ना? इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब मेरी आपसे ये पूरी की पूरी आशा रहेगी और पूरी की पूरी मेरी आपसे अश्योरेंस रहेगी, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ना, आप कितना 29, 59 या 159 रुपीज में मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, जो कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा ये वही कंटेंट है जो बाजार में अब 2000 से 5000 के ऑनलाइन कोर्सेज में परचेज कर रहे हो। कंटेंट ऑलरेडी अच्छा आ रहा है, उसको और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि अब नई जिम्मेदारी आती है, इतने सारे मेंबर्स हो जाते हैं, तो अब आपको कंटेंट और बेहतरीन मिलेगा आने वाले कई वीक्स के अंदर। मेंबरशिप की ये दो प्लेलिस्ट हैं, पहली है बैंकिंग की, दूसरी है एसएससी सीजीएल की। इन प्लेलिस्ट से आप जाकर के देख सकते हैं। और जिसको मेंबर बनना हो, ज्वाइन बटन पे प्रेस करते ही एक वीडियो प्ले हो जाएगी, 5 मिनट में मैंने पूरा समझाया हुआ है क्या मिलता है और कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो बनना चाहें तो जरूर से ज्वाइन करें। शुरू करें। The RBI has used its latest monetary policy review to unequivocally indicate that it will prioritize the revival of economic growth over inflation, at least through the end of the current financial year. कह रहा आरबीआई ने यूज किया है, आरबीआई ने इस्तेमाल किया है, और क्या इस्तेमाल भी वो कर चुका है प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस में। किसको भाई? इसके जो सबसे नया मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया, इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सबसे नया रिव्यू जो आया। अच्छा, क्यों इसने यूज किया इसको, किस काम के लिए? इसको करने के लिए, इंडिकेट ऐसा दिखाने के लिए, और दिखाया कैसे है? अनइक्विवोकली, बिल्कुल साफ साफ। तो आरबीआई इस्तेमाल कर चुका है अपने सबसे नए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को इस चीज को साफ साफ इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए, दैट वो ये कि ये प्रायोरिटाइज करेगा, ये प्रायोरिटी प्राथमिकता देगा जान फूंकने के काम को, रिवाइवल के काम को, इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक विकास में, और किसके ऊपर प्रायोरिटाइज करेगा? इन्फ्लेशन के ऊपर। तो आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन गया ऐसी तैसी करवाने, मेरा तो एक ही काम है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को मैं रिवाइव करवाऊं। समझ गए ना? तो आरबीआई ने ऐसा इंडिकेट किया है। अच्छा, ये काम कब करेगा? एटलीस्ट कम से कम थ्रू, जरिए, या थ्रू मतलब इस पूरे पीरियड के दौरान, और पीरियड है द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, उसके एंड के दौरान। तो कम से कम अगले 2022 के 21 के मार्च तक आप यही देखेंगे जो आरबीआई ने दिखाया है कि इन्फ्लेशन को नहीं, हम तो प्रायोरिटाइज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल को। समझ गए सेंटेंस? इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, इसमें एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी है। पहले इसको समझो, स्ट्रक्चर को क्या कहना चाह रहा है। आरबीआई की वर्ब है हैज यूज्ड, इट की वर्ब है विल प्रायोरिटाइज। पहला स्टेप किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का यही होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ो, ठीक है ना? अनइक्विवोकली वर्ड कैसे बना है आप जानते हैं। इक्वू मतलब बराबर, ये रूट आप खबरी पे कर चुके हैं। वोकल मतलब बोलने वाला। इक्विवोकल हर वो चीज होती है जो अनक्लियर हो। मैं दो लोगों का झगड़ा है, राम और श्याम का, तो रामू की तरफ से भी बोल दिया और श्यामू की तरफ से भी बोल दिया।
ऐसी पंचायती कर दी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, समझ गए ना, दैट इज अनक्लियर, क्योंकि मैं साफ टर्म्स में नहीं बोला। अब देखो इक्विवोकल मतलब अनक्लियर, इसके अगर आगे मैं अन लगा दूं, इसके अगर आगे मैं अन लगा दूं तो इस अनक्लियर का अन हट जाएगा, है ना, तो अनइक्विवोकल मतलब टोटली क्लियर। इसी तरह से इक्विवोकल का सिनोनिम होता है एम्बीवोलेंट, एम्बी मतलब दोनों तरफ, वोलेंट मतलब जाने वाला, एम्बीवोलेंट के लिए भी अन लगा करके हम इसको क्लियर बना सकते हैं ना, एम्बीवोलेंट जो है अनक्लियर और अनएम्बीवोलेंट मतलब क्लियर। वर्ड्स को तोड़ के पकड़ोगे मजा आएगा, नहीं तोड़ोगे तो ये वर्ड्स आपका मजा लेंगे, अपना मजा मत लेने दो, इनका मजा लो, तोड़ दो इनको अच्छे से, तोड़ तोड़ के समझो क्या वर्ड क्या काम करता है, ठीक है ना। चलो प्रायोरिटाइज आप जानते हैं, देखो प्रायोरिटाइज का एक सिनोनिम है प्रीफर, दोनों में सब लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रायोरिटाइज के ऊपर ओवर आता है, प्रीफर के ऊपर टू आता है, प्रायोरिटाइज के ऊपर ओवर आता है, प्रीफर के ऊपर टू आता है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, आई प्रायोरिटाइज प्लेइंग गेम्स ओवर स्टडिंग, ओवर स्टडिंग, ठीक है ना, आई प्रायोरिटाइज प्लेइंग गेम्स ओवर स्टडीज, मैं गेम खेलने को मेरी पढ़ाई से ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, मान लो मैं ऐसा बोल दूं, गलत काम है वैसे तो, है ना, तो यहां पे प्रायोरिटाइज के बाद ओवर आएगा, नो डाउट अबाउट इट। पर अगर यहां पे इसका सिनोनिम यूज करूं प्रीफर, आई प्रीफर प्लेइंग गेम्स, अब ओवर नहीं आएगा, अब क्या आएगा यहां पे, टू स्टडिंग, आई प्रीफर प्लेइंग गेम्स टू स्टडिंग। आई थिंक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, नंबर खा जाते हैं, ध्यान रखा करो इनका। कह रहे द बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी with 3 new external members unanimously voted to keep policy interest rates unchanged, even as it categorically stated that the RBI would continue with the accommodative stance as long as necessary to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 on the economy। लंबा सेंटेंस आपका नाइटमेयर, पर डरने की जरूरत नहीं है, आओ सिंपली तरीके से पढ़ाता हूं। आरबीआई की फिर से कॉन्स्टिट्यूट हुई, फिर से बनी हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। अच्छा कौन सी कमेटी है भाई, साथ ही 3 नए एक्सटर्नल मेंबर्स के, 3 बाहरी नए मेंबर्स के साथ। कह रहा है इस जो कमेटी है ना, अब इसकी वर्ब आ गई, इस कमेटी ने वोट कर दिया। अच्छा कैसे वोट किया, यूनानिमसली, एक रूपता से, एकदम मिल करके, एकदम एग्रीमेंट के साथ। तो इस कमेटी ने एक मत होकर के वोट किया, क्या वोट किया कि हम कीप करेंगे, बनाए रखेंगे पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को, रेपो रेट को, सीआरआर को, रिवर्स रेपो रेट को, है ना, इन रेट्स को हम बनाए रखेंगे अनचेंज्ड, बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं। यहां तक कि जैसे ही इसने साफ साफ कैटेगोरिकली स्टेट भी किया, इस कमेटी ने बताया भी दैट वो ये कि आरबीआई कंटिन्यू करेगा, आरबीआई जारी रखेगा इसके एडजस्टमेंट वाले पहलू को, स्टैंस को, मुद्रा को, पोजीशन को, एज लॉन्ग एज, तब तक, उतना दूरी तक, और तब तक कब तक, जब तक है नेसेसरी, जब तक है जरूरी। अच्छा क्यों रखेगा ये, ताकि रिवाइव कर पाए ग्रोथ को, और कैसे, एक ड्यूरेबल बेसिस पे, एक ऐसे बेसिस पे जो लंबा चलने वाला है, ड्यूरेबल है, और ताकि मिटिगेट कर पाए, ताकि आराम में ला पाए इम्पैक्ट को, असर को कोविड-19 का हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। सेंटेंस लंबा, एक्सप्लेनेशन भी लंबी, एक बार 10 सेकंड में रिपीट करता हूं, फिर मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो ये बैंक है, इसकी नई खड़ी हुई एमपीसी जो है, नई कॉन्स्टिट्यूटेड जो एमपीसी है, इसके 3 मेंबर्स के साथ में इसने सीधे सीधे वोट कर दिया, एक मत होकर के, कि सारी रेट्स को अनचेंज रखेगा। यहां तक कि इसने ये भी साफ साफ स्टेट कर दिया कि आरबीआई जारी रखेगा अपना एडजस्टमेंट वाला पोजीशन तब तक जब तक हो नेसेसरी, ताकि जिंदा रखा जा सके ग्रोथ को, एक ऐसे बेसिस पे जो ड्यूरेबल हो, मतलब ग्रोथ लंबे वक्त तक जिंदी रहे, है ना, और ताकि कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके असर को कोविड-19 का हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो इस एमपीसी ने यही बोला है ना, पॉलिसी रेट अनचेंज्ड, हम तुम्हारे साथ हैं, कोविड का असर खत्म करके ही मानेंगे। अब इसमें आ जाओ देखने वाली चीजें। एमपीसी की वर्ब वॉटेड, इट की वर्ब है स्टेटेड, आरबीआई की वर्ब है वुड कंटिन्यू। अगर ये आपने नहीं पकड़ा, इस सेंटेंस को 1 साल लग जाएगा समझने में। समझो इस चीज को, सब्जेक्ट वो पकड़ो, जिंदगी आसान है, ठीक है ना। अब देखो यूनानिमस क्या होता है, कई बार वर्ड आया, एनिमा रूट मैंने खबरी पे करवाया, इसका मतलब होता है दिल या दिमाग। यूनो मतलब एक, यूनानिमस मतलब जिसका दिल और दिमाग एक है। जब 5 आदमी मिल करके एक ही बात करते हैं, दैट थिंग बिकम्स यूनानिमस, दैट डिस्कशन, दैट डिसीजन बिकम्स यूनानिमस। एक ये एडजेक्टिव है ना। यूनानिमस का सिनोनिम है कंसेंसस, कंसेंसुअल। कंसेंसस तो एक नाउन होता है, कंसेंसुअल। कंसेंसुअल मतलब
आपस में एकदम एग्रीमेंट के साथ। इसी यूनानिमस को एडजेक्टिव को हमने एडवर्ब फॉर्म में बदल दिया, इसके पीछे एलवाई लगा करके। तो यूनानिमस की मतलब एक रूपता के साथ, एक मत के साथ में किसी काम को किया। कैटेगोरिकली ऊपर आपने देखा अनइक्विवोकल, उसका बिल्कुल सिनोनिम है। इसको आप आर्टिकुलेटली भी बोल सकते हो, क्लियरली भी बोल सकते हो। जब आप जवाब ऐसे देते हो ना, हाँ या ना, तब आप कैटेगोरिकली आंसर दे रहे हो, साफ साफ जवाब दे रहे हो, बीच में कोई भी पंचायती नहीं कर रहे। आगे बढ़े। एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। लॉन्गर बीच में लगा होता तो सेंटेंस गलत हो जाता। ड्यूरेबल हर वो चीज है जो लंबी चलेगी। मिटिगेट करना मतलब किसी चीज का प्रभाव कम करना। ईज करना, एलिवेट करना, एसुएज करना, मॉडिफाई करना, पैसिफाई करना। देखने में ये सिंपल वर्ड्स हैं, इन पे हजारों क्वेश्चंस बने हैं इन्हीं 5 वर्ड्स के ऊपर। ईज को छोड़ दो 4 वर्ड्स पे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सबका मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव कम करना। याद करें इन वर्ड्स को। बढ़े आगे। कह रहा है इंटरेस्टिंगली द एमपीसी none too subtly tilted away from its inflation targeting mandate by downplaying the risks on the price pressures front when it assessed that the supply shocks were mainly responsible for keeping inflation above the tolerance band for months। ये सेंटेंस मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, अब जिनको नहीं आया वो समझे। कह रहे इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने नन टू सटली टिल्ट अवे कर दिया। नन टू, इसको समझो, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, इसका हिंदी बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो इसने बिल्कुल भी सटल वे के अंदर नहीं टिल्ट अवे किया। अब देखो सटल क्या होता है, सटल होता है छुपा हुआ। मैं आपको कोई बात ऐसी कह दूं, अपनी बात भी कह दूं, आपको समझ में भी आ जाए और आप बुरा भी ना मानो, तो मैं वो बात बोलूंगा सटल वे में, एकदम इशारे और हिंट के साथ। समझ गए ना। तो इस कमेटी ने बिल्कुल भी इशारे और हिंट का जो है ना सहारा नहीं लिया, बिल्कुल भी सटल वे के अंदर इसने टिल्ट अवे नहीं किया, ये मुड़ी नहीं। और कहां से नहीं मुड़ी, इसके इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उस मैंडेट से, इसके इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उस पूरे के पूरे संकल्प से। अब वो कैसे हुआ ये काम, है ना, ये काम इसने किया कैसे, ये इसने किया डाउन प्ले करके, ये इसने किया महत्वपूर्णता को, इंपॉर्टेंस को कम दिखा के। और किन की, उन जोखिमों की जो किस पे है, प्राइस पे है, प्राइस प्रेशर्स पे है। अच्छा, और इस फ्रंट पे कहां से है, जब इसने असेस किया, जब इसने जायजा लिया, दैट वो ये कि सप्लाई के जो शॉक थे ना वही मेनली रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेवार थे बनाए रखने के लिए इन्फ्लेशन को ऊपर उस टॉलरेंस बैंड के, उस सहने की क्षमता की सीलिंग के कई मंथ्स तक। ये प्योरली इकोनॉमिक एडिटोरियल है, तो प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स से आप समझ रहे हो, है ना। मैं इसको समझाऊंगा, पहले एक बार इसका ट्रांसलेशन कर देता हूं, फिर इसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आरबीआई ने बिल्कुल भी नहीं सटल वे के अंदर, बिल्कुल भी सटल वे के अंदर नहीं टिल्ट अवे किया, मतलब साफ साफ आरबीआई मुड़ गया बिना किसी को थोड़ा सा भी चकमा दिए, है ना। और कहां से मुड़ा, इसके इन्फ्लेशन का जो टारगेट करने का जो संकल्प था, इसने बोला इस टारगेटिंग मैंडेट को मैं अभी कचरे में डाल रहा हूं। साफ साफ इसने आरबीआई ने ऐसा काम किया। अब कैसे किया इसने नन टू सटल वे में किया, डाउन प्ले करके, इंपॉर्टेंस को कम दिखा के। इसने बोला कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रिस्क की। और कौन सा रिस्क भाई, जो प्राइस के प्रेशर फ्रंट पे है ना, हमारे प्राइसेस का प्रेशर जो आ रहा है उस मोर्चे पे, जो ये सारे के सारे रिस्क है। और जब ये काम इसने किया ना, ये इसने तब किया जब ये जायजा ले रहा था, क्या जायजा ले रहा था कि जो सप्लाई के शॉक्स है ना वही मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फ्लेशन को हमारी टॉलरेंस बैंड से ऊपर रखने के लिए। हुआ क्या है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन को यूं बोला कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो सप्लाई की तरफ से आ रहा है, इसको अगर सप्लाई ठीक कर दें तो अभी ये ठीक हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला ऐसा बोलते हुए कि अभी ये टारगेटिंग मैंडेट है, इसको मैं कचरे में डाल रहा हूं, इन्फ्लेशन को मैं अपने आप देख लूंगा बाद में। साफ साफ मैं आपके सामने इस मैंडेट से मुड़ रहा हूं, टिल्ट अवे कर रहा हूं। समझ गए। नन टू सटली को यूज भी करके दिखाया। ही वॉज नन टू प्लीज टू सी अस, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था हमें देख करके, है ना। तो मैं इसको नन टू को नॉट भी लिख सकता हूं। ही वॉज नॉट प्लीज टू, ही वॉजंट प्लीज टू सी अस, है ना। तो ऐसे आप नन टू को यूज करें, बिल्कुल भी नहीं, नॉट वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह दीज शॉक्स इट पॉजिटिव शुड डिसिपेट एज द इकोनॉमी अनलॉक्स, सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड एंड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेस। अब इसी की बात कर रहा है, कह रहा सप्लाई साइड वाला है, कितना ज्यादा खतरनाक नहीं है ये। कह रहे ये जो शॉक्स है ना सप्लाई साइड वाले, इसने ऐसा पॉजिट किया, किसने, आरबीआई ने। पॉजिट करने का मतलब होता है जोर देके कहना या किसी चीज को सच मान लेना। तो आरबीआई ने सच माना या आरबीआई ने जोर देके कहा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो आरबीआई ने ऐसा कहा कि ये जो शॉक्स हैं
ये डिसिपेट हो जाएंगे, ये हवा में गायब हो जाएंगे जैसे ही इकोनॉमी खुलती है और सप्लाई चेन फिर से बहाल होती है और एक्टिविटी गतिविधियां नॉर्मलाइज होती हैं, नॉर्मल हालात में आती हैं। तो ऐसा आरबीआई का कहना है, सप्लाई साइड के सारे शॉक जाने वाले हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। अब इसमें देखने वाला वर्ड पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको करवाया, इसका मतलब है सपोज करना, मेंटेन करना, इमेजिन करना, असर्ट करना। तो सपोज करना मतलब किसी चीज की परिकल्पना करना, मेंटेन करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, दोनों ही मतलब ये पॉजिटिव नाम का वर्ड रखता है। डिसिपेट मतलब हवा में गायब हो जाना, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा वर्ड लाया हूं। देखो ये डिसअपियर, वेनिश और डिसॉल्व तो आप समझते होंगे, नॉर्मल वर्ड्स है। इवोनिसेंस, इवोनिस है ना, इसको सही से बोलते हैं इवोनिस। इवोनिस, इवोनिस का मतलब होता है गायब हो जाना, अचानक से थिन एयर के अंदर एकदम गायब हो जाना, है ना, जादूगर जैसे करता है, तो इवोनिस है ना, नया वर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज पार्ट ऑफ द शिफ्ट इन प्रायोरिटी इट ऑल्सो मेड बोल्ड टू प्रोजेक्ट दैट इट वुड स्टिक विद द कॉम्पिटिटिव स्टैंस एट लीस्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि सेंटेंस लंबा हो रहा है। कह रहा है एज पार्ट ऑफ, एक हिस्से के तौर पे, उस शिफ्ट के बदलाव के, इसकी प्रायोरिटी में, इसकी प्राथमिकताओं में। तो कह रहे इसकी प्राथमिकताओं में, इसकी इंपॉर्टेंस में, इसकी प्रायोरिटी में बदलाव के एक हिस्से के तौर पे इसने ये भी हरकत कर दी, मेड बोल्ड कर दिया, इतनी बड़ी हिमाकत कर दी, और क्या करने की, प्रोजेक्ट करने की, दिखाने की, और क्या कि ये स्टिक विद होगा, ये जुड़ा रहेगा, ये सख्ती से फॉलो करेगा अकोमोडेटिव स्टैंस को, अपनी अकोमोडेटिव होता है जिसमें आप एडजस्टमेंट दिखाते हो, स्टैंस होती है आपकी पोजीशन। कह रहे ये बिल्कुल स्टिक विद होगा, कंटिन्यू करेगा अपनी एडजस्टमेंट वाली पोजीशन को। अच्छा कब तक करेगा, कम से कम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, चलते हुए साल में, और इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के अंदर भी। ऐसा काम इसने किया, और किसने किया, आरबीआई ने। अब देखो आगे इसमें कुछ और बता रहा है। कह रहा है अकोमोडेटिव स्टैंस क्या है, कह रहा है अ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस दैट इमीडिएटली प्रॉम्प्टेड वन ऑफ द न्यू मेंबर्स जयंत आर वर्मा टू डिसेंट एंड वोट अगेंस्ट द वर्डिंग। कह रहा है ये एक ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है, ये ऐसी आगे 2 सालों के दिशा निर्देश हैं जिन्होंने फटाफट से प्रॉम्प्ट कर दिया, उकसा दिया एक नए मेंबर को जिसका नाम है वर्मा साहब। और क्यों उकसाया कि ये डिसेंट करें, डिसएग्री करें और वोट कर दें अगेंस्ट, खिलाफ, इसकी वर्डिंग के, इसके शब्दों के। समझे। तो आरबीआई ने बोला हम तो बिल्कुल अकोमोडेटिव हैं, 1-2 साल तक इन्फ्लेशन को हम छुएंगे भी नहीं, हमें सिर्फ इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है, स्टिक विद करेंगे अपने स्टैंस के साथ। जैसे इसने ये बोला ना, एक मेंबर को प्रॉम्प्ट हुआ, उसने खड़ा होकर के बोला मुझे ये बात पसंद नहीं आई, अपनी वर्डिंग को चेंज करो क्योंकि मुझे लगता है ये बात आप जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। समझ गए अब सेंटेंस को। आज अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स और एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है। ग्रामर कॉन्सेप्ट शायद आगे आएगा, एक वर्ड्स देख लेते हैं अपने देखने वाले, है ना। स्टिक विद, स्टिक विद का मतलब होता है किसी चीज का सख्ती से फॉलो करना, वही मतलब होता है अडेयर टू का, वही मतलब होता है होल्ड ऑन टू का। इस ऑन को मत भूल जाना, बीच में होल्ड टू लिख देते हैं लोग, है ना, होल्ड ऑन टू। और वही मतलब होता है क्लिंग टू। क्लिंग की सेकंड फॉर्म होती है क्लैंग। इसको क्लिंग्ड लिखने वाले क्लिंग्ड लिखना बंद कर दें, कोई क्लिंग्ड नाम का वर्ड नहीं है इंग्लिश में। सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्लैंग। तो क्लैंग टू, क्लिंग टू, ऐसे ये वर्ड चलते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, चारों एक दूसरे के सिनोनिम है, बस स्टिक के साथ में विद लगता है, इन तीनों के साथ में टू लगता है। चलिए आगे कह रहा है प्रॉम्प्ट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, ट्रिगर करना, उकसाना, भड़काना, है ना। डिसेंट होता है आपका डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट के लिए नए वर्ड्स लाया हूं दो। देखो डिसेंट का डिसएग्री और डिफर तो ठीक है ना। डिम्यूर और बाक दोनों का मतलब क्या होता है, किसी की बात पे रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, डिसएग्रीमेंट दिखाना, है ना। कह रहा व्हाइल वन विल हैव टू वेट फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू पॉसिबली glean the objections that Professor Verma, a markets expert, had, the MPC's majority view of ensuring a dovish position on interest rates for at least 6 months has left it little near-term leeway to tame price pressures। लंबा सेंटेंस है, ध्यान से समझो, सिंपल है। कह रहे जहां कोई भी इंसान को, वन मतलब कोई भी, किसी भी इंसान को हैव टू करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में विल हैव टू करना ही पड़ेगा। अच्छा क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए, इस मिनट में जो भी लेखा जोखा हुआ उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट के लिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए। क्यों, ताकि वो पॉसिबली ग्लीन कर पाए, इकट्ठा कर पाए ऑब्जेक्शंस को, जो भी मिस्टर वर्मा ने, एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी थी। तो कह रहे इनकी क्या ऑब्जेक्शन थी, किसी को नहीं पता,
मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे तभी हमें पता लगेगा, किसी भी इंसान को वेट करना पड़ेगा उनका। कह रहा जहां ऐसा है, हुआ क्या, कह रहे जो एमपीसी की मेजोरिटी व्यू थी ना, एमपीसी के 6 में से 5 मेंबर्स की व्यू जो थी, जो इंश्योर करने की थी, पक्का करने की थी, एक डॉविश सी पोजीशन को, एक बिल्कुल ही एडजस्टमेंट भरी पोजीशन को, और किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, और कम से कम 6 महीने के लिए। कह रहे इस व्यू ने ना हैज लेफ्ट इट, इसने छोड़ दिया है बहुत ही लिटिल, ना के बराबर, नियर टर्म लीवे को, शॉर्ट टर्म के अंदर स्कोप को, कि हम टेम कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे प्राइस प्रेशर्स को। समझ गए ना। तो कह रहा वर्मा साहब की ऑब्जेक्शन तो तब पता लगेगी जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे, लेकिन फिर भी मेजोरिटी व्यू तो हमें यही बताती है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के डोविश पोजीशन है, आरबीआई का एडजस्टमेंट वाला पोजीशन है, वो 6 महीने के लिए जो पोजीशन है ना, उसने ना के बराबर नियर टर्म में स्कोप छोड़ा है कि प्राइस के प्रेशर को हम कम ला पाएंगे या इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे। समझ गए ना। तो एक आदमी सिर्फ खिलाफ है, 5 आदमी कहते हैं इन्फ्लेशन को नहीं देखना है, एक आदमी कहता है इन्फ्लेशन को देखना है। अब इसमें देखने वाले कॉन्सेप्ट्स, टेम करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, कर्व करना, डोमेस्टिकेट करना। व्हेन यू टेम अ टाइगर, उस टाइगर को आप अपना पालतू टाइगर बना दोगे। टेम का मतलब ये होता है कंट्रोल करके अपना पालतू बना लेना। ली वे का मतलब होता है एल्बो रूम, स्कोप या लैटिट्यूड, काम करने की आजादी को बोलते हैं ली वे, है ना, एल्बो रूम, स्कोप या लैटिट्यूड। अच्छा, डोविश नया वर्ड है, इसको बोलते हैं जो बहुत ही अकोमोडेटिव हो, बिल्कुल किसी से लड़ाई ना करे, एकदम पैसिफिस्ट हो, शांति प्रिय हो, डोविश होती है वो चीज, है ना, एडजेक्टिव है। अच्छा, अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट आया अपना, वो देख लें आप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो मैं मानता हूं ये आप में से सबको आना ही चाहिए। आप एक बार कोशिश करो, तीनों सेंटेंस पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूं कहां किसमें क्या गलती है। पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। चलो, वन शुड नॉट फॉरगेट लिखना चाहिए ना, वन शुड नॉट फॉरगेट हिज और हर प्रोमिसेस। एक आदमी को, या वन का मतलब तो किसी को भी नहीं भूलना चाहिए अपने प्रोमिसेस को। अब देखो यहाँ पे हिज आएगा या हर आएगा, आप बोलो सर हिज लगा देते हैं, फिर हर का क्या करें, वन तो यहाँ पे कोई लेडी भी हो सकती है, आप बोलो सर हर लगा देते हैं, फेमिनिस्ट बन जाते हैं, फिर हिज का क्या करें, यहाँ पे वन इंसान भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है, वन के लिए पॉजेसिव आता है हर ना हिज, इसके लिए पॉजेसिव आता है वंस। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये, वन शुड नॉट फॉरगेट वंस प्रोमिसेस, ना हिज प्रोमिसेस ना हर प्रोमिसेस, चाहे ये बंदा है चाहे बंदी है, आपको लगाना है वंस। अगला देखो, वन ऑफ द कंटेस्टेंट चीटेड टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एन एज ओवर अदर्स। एक कंटेस्टेंट ने, कई कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट ने चीट किया अपने आप को एक एज प्रोवाइड कराने के लिए दूसरों के ऊपर। अब देखो ये वन के लिए ही हिमसेल्फ या हरसेल्फ लगा है, हमें नहीं पता ये कंटेस्टेंट आदमी है या औरत है, तो हम क्या करेंगे, वन के लिए पहले तो इस हमसेल्फ और हरसेल्फ को निकाल के इसकी जगह लग देंगे वन सेल्फ। ठीक है ना, पहला कंडीशन क्या है, वन टू गेट वन सेल्फ एंड एज ओवर अदर्स। एक कंटेस्टेंट ने चीट किया कि अपने आप को दूसरों के ऊपर एज प्रोवाइड करवा सके, तो जैसे आपने यहाँ पे वंस लगाया था वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वन सेल्फ आप यूज करेंगे। अब देखो इसमें एरर नंबर 2, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल जो है नाउन आएगा, मुझे यहाँ पे कंटेस्टेंट्स लिखना चाहिए ना कि कंटेस्टेंट लिखना चाहिए। समझ गए ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपको मैं करवा रहा हूँ। अब तीसरे वाले में सीखेंगे हम इस रूल को कब फेल हो जाना है ना, कब ये रूल फेल होता है। अब देखो, वन ऑफ द लेडीज गेव हिज और हर फूड टू द हंग्री किड। कई औरतों में से एक औरत ने, वन ऑफ द लेडीज ने खाना अपना दे दिया भूखे बच्चे को। आपने क्या देखा, वन आया, वन के लिए पॉजेसिव आएगा वंस, वंस, है ना, बात भी सही है, पर यहां पे वंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे आपको नहीं पता लग रहा था वन क्या है, यहां पे कंटेस्टेंट को देख के नहीं पता लग रहा था वन क्या है, पर यहां पे लेडीज को देख के पता लग गया लेडीज ही हैं, सबकी सब गर्ल्स हैं, सबकी सब फीमेल हैं। इस केस में वंस को मत चिपकाया ना भाई, यहां पे लगाऊंगा हर। कई लेडीज में से एक लेडी ने अपना खाना दे दिया भूखे बच्चे को। हर क्यों आया, क्योंकि मालूम है यहां पे जेंट्स होने का कोई कनेक्शन पैदा होता ही नहीं। अब यहां पे वन के लिए भी मैं हर लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है लेडीज की बात हो रही है। समझ गए ना। अब मेरे ख्याल से ये वन वाला सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। आज के ग्रामर कॉन्सेप्ट में इसको आप देखेंगे मेरे साथ, है ना, इस पे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, है ना,
went to great lengths to emphasize that the current inflation hump was a transient phenomenon that needed to be looked through when taking measures to support the emerging impulses and helping the economy return to its feet. जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको मैं शशिकांत दास बोल देता हूं क्योंकि हमारे सीएजी के जो बॉस थे ना वो शशिकांत जी थे, बहुत साल तक रहे। अब वो शशिकांत जुबान पे आ गया, शक्तिकांत का भी शशिकांत बन जाता है। कह रहा आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर दास साहब, शक्तिकांत दास, ये चले गए ग्रेट लेंथ पे, वेंट टू ग्रेट लेंथ। इसका मतलब क्या है? इतना आगे बढ़ गए। ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, लेंथ मतलब दूरी। ये इतना आगे, इतनी दूरी तक बढ़ गए और क्या कहां तक? इम्फोसाइज करने तक, इस चीज पे जोर डालने तक, दैट वो ये कि जो करंट हाल में जो इन्फ्लेशन का हम्प है, इन्फ्लेशन में जो इंक्रीज है, ये क्यों है? ये था एक ट्रांसिएंट फिनोमिनन, ये एक टेम्परेरी सी घटना है ना। इनका ये कहना है शक्तिकांत जी का कि टेम्परेरी घटना है ये इन्फ्लेशन, जिसको जरूरत है लुक थ्रू किए जाने की, उसके पार देखे जाने की। और कब? जब हम ले रहे हो मेजर्स को, कदमों को जो है सपोर्ट करने के उभरते हुए इंपल्सिस को, उभरते हुए संवेग को, उभरते हुए मोमेंटम को, और जो मेजर्स हैं हेल्प करने के इकोनॉमी को, ताकि फिर से ये अपने पांवों पे खड़ी हो। तो शक्तिकांत साहब इतना आगे चल करके बोल गए कि इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, ये तो एक हम्प है, आने वाले वक्त के लिए ये हमें दिखाई नहीं देगा, टेम्परेरी है, ट्रांसिएंट है। और ये है ना, इसके हमें पार देखना है, इसको देख करके परेशान नहीं होना है। जब हम मेजर्स ऐसे उठा रहे हो जिसमें हम इकोनॉमी में थोड़ा सा भी मोमेंटम इमर्ज करवाएं या इसको अपने पांव पे खड़ा होने के लिए जो है हेल्प करें, तो ये इनका कहना है। ठीक है ना। आ जाओ वर्ड्स देखने के लिए। सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हो, बाय डिफॉल्ट मैं इस चीज को मान रहा हूं। शक्तिकांत दास की वर्ब ये, इन्फ्लेशन हम की वर्ब ये। हम्प क्या होता है? ऊंट की कुबड़ होती है ना, उसको कहते हैं हम्प। इसका मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा इंक्रीज। कुबड़ बढ़ी हुई होती है, हम्प को हमने इंक्रीज ही बताया है ना। बल्ज बोल दो, बम्प बोल दो, इंक्रीज बोल दो, हम्प का मतलब यही होता है। एक और बोलता हूं इसके लिए सिनोनिम, स्वेल। स्वेल मतलब कोई सूजा हुआ जो है ना एरिया होता है ना, वो भी बढ़ा हुआ होता है हम्प के जैसा। तो हम्प का मतलब क्या है? इंक्रीज, है ना। ट्रांसिएंट हर वो चीज है जो थोड़े टाइम के लिए। एफेमरल इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है ना। ऐसी चीज जो शॉर्ट लिव्ड है उसके लिए वन वर्ड है एफेमरल, एफेमरल है ना। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी के लिए इस वर्ड को नोट करें, एफेमरल को ट्रांजिट का सिनोनिम है। फिनोमिनन होता है ऐसी घटना जो रेयरली हो, 100 साल में, 50 साल में, 10 साल में, 20 साल में एक बार हो, दैट इज कॉल्ड ए फिनोमिनन। ये सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाना हो पीछे का ऑन हटाओ और ए लगा दो, ये बन जाएंगे बहुत सारे फिनोमिनन्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपल्स का मतलब होता है मोमेंटम, संवेग, है ना। करे थ्रू अ सीरीज ऑफ लिक्विडिटी इनहांसिंग and credit flow supportive steps, the central bank reiterated its commitment to maintaining stability in financial markets at a time when the resource-strapped central and state governments are expected to resort to substantially higher level of borrowing to meet their spending needs. लंबे लंबे सेंटेंस पर बड़े ही हलवे जैसे, समझोगे तो सिंपल है ना। जरिए, थ्रू, एक सीरीज के, एक श्रृंखला के, लिक्विडिटी इन्हांसिंग और क्रेडिट फ्लो सपोर्टिव स्टेप्स की ऐसी श्रृंखला है जो नकदी को या तो इन्हांस करती है या बाजार के अंदर कर्ज के फ्लो को सपोर्ट करती है, ऐसे स्टेप्स की। तो कह रहा है ऐसे कदमों की एक श्रृंखला के जरिए, सीरीज के थ्रू या वाया। अच्छा हुआ क्या? कह रहा जो आरबीआई है ना, इसने रिआइटरेट कर दिया, फिर से दोहरा दिया। किसको? इसके उस कमिटमेंट को। अच्छा काय का कमिटमेंट? मेंटेन करने का है स्टेबिलिटी को, संतुलन को। अच्छा कहां पे? हमारे आर्थिक बाजारों में। अच्छा किस वक्त? ऐसे एक वक्त पे जब रिसोर्सों का भूखा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, संसाधनों से वंचित रिसोर्सों की भूखी सेंट्रल और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो एक्सपेक्टेड है, उनसे आशा है कि वो रिसोर्ट टू करेंगी, सहारा लेंगी बहुत ही ज्यादा हायर लेवल ऑफ बोरोइंग कर्जे का, ताकि मीट कर पाए उनकी खर्चे की नीड्स को। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा है ऐसे मेजर्स के जरिए सेंट्रल बैंक ने अपने उस कमिटमेंट को फिर से दोहरा दिया कि हम स्टेबिलिटी को बना के रखेंगे बाजार में, चाहे हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितनी भी भूखी हैं, चाहे वो कितना भी बाजार से लोन लेने पे उतारू हो जाएं, हम अपने बाजार के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कमिटेड हैं। समझ गए सेंटेंस को? आज जो सेंटेंस पे देखने वाली चीज है, ये बात बिल्कुल उल्टी है। अगर बाजार के अंदर बहुत सारा पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स उठाती हैं तो स्टेबिलिटी बाजार में रह ही नहीं सकती, पर गवर्नर का कहना है हम तो मेंटेन करवा के ही मानेंगे। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है? रिआइटरेट।
इसका मतलब है फिर से दोहराना। तो रीआइट्रेट, रीस्टेट, रिपीट, एको, एम्फोसाइज, सबका मतलब ये होता है किसी चीज को जोर देके फिर से दोहराना, है ना। कमिटमेंट टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये सारे फ्रेज आप जानते हैं जिनके लास्ट में टू आता है और उसके बाद में एक जीरेंड आता है। एक नजर मार लेते हैं, बार बार नजरें मारोगे तो इससे आपका दिमाग जो है ठिकाने रहेगा इन वर्ड्स को लेकर के। देखना विद अ व्यू, खुद ही देख लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ये हो गए 15 वर्ड्स, है ना, 15 फ्रेजेस। इसके बाद ये बाद वाले 7 फ्रेजेस और लास्ट के अंदर 2-3 फ्रेजेस ये वाले। इनके बाद में हमेशा अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, नहीं तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। समझ गए ना। तो यहां पे आप देख रहे हो कमिटेड टू या कमिटमेंट टू, इसके बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे यहां मेंटेनिंग लिखा हुआ है। इन सारे फ्रेज को माइंड करना, एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में इनके ऊपर। रिसोर्स स्ट्रैप्ड, मतलब स्ट्रैप्ड का मतलब होता है भूखा, पुअर, पेन्यूरियस, डेस्टिट्यूट, बड़ा ही गरीब, उसको कहते हैं स्ट्रैप्ड। चलिए आगे बढ़े। कह देयर कैन सडनली बी नो आर्ग्यूमेंट एट दिस पॉइंट दैट द इकोनॉमी नीड्स ऑल द सपोर्ट इट कैन गेट टू रिकवर फ्रॉम इट्स 23.9% एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। कह रहे वहां पे हो सकता है निश्चय ही कोई भी आर्गुमेंट नहीं, कह रहे एक भी आर्गुमेंट नहीं है आरबीआई के खिलाफ। और कह रहे कब, ऐसे एक पॉइंट पे जब इकोनॉमी को जरूरत है जितना ही सपोर्ट ये ले पाए कैन गेट, है ना, इसको मिले उतने ही सपोर्ट की जरूरत है ताकि रिकवर फ्रॉम करे इसके 23.9% के एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन से, इसके एस्टिमेटेड सिक्योरेंस है फर्स्ट क्वार्टर की। तो कह रहा है हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आरबीआई जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, आरबीआई का कहना बिल्कुल ही सही है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, इकोनॉमी को पूरा सपोर्ट हमें देने की जरूरत है। कह रहे आरबीआई सीज अ ग्रेजुअल रिकवरी forecasting a marginal growth of 0.5% in the fourth quarter that would narrow the full year contraction to 9.5%। कह रहे जो आरबीआई ना वो देखता है ग्रेजुअल रिकवरी को, धीमे धीमे एक रिकवरी को। और कैसे देखता है भाई, फोरकास्ट करते हुए थोड़ी थोड़ी ग्रोथ को जो कि है ½ % की फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो चौथे क्वार्टर में हम थोड़ी सी ग्रोथ को भी देखने वाले हैं। कह रहे वो जो ग्रोथ है नैरो कर देगी इस पूरे साल की कॉन्ट्रैक्शन को 9.5% के ऊपर। तो ये 23.9% आप जो देख रहे हो ना, ये पहले क्वार्टर का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये ग्रोथ की जो कॉन्ट्रैक्शन है माइनस वाला पॉजिटिव में आएगा। और जब पूरे साल की आप एवरेज निकालोगे, आरबीआई कहना है ये -9.5% पे आकर के रुकेगा, जिसको आज आप -23.9% देख रहे हो, है ना, ये आरबीआई इसका मानता है। कह रहा इट इज द इन्फ्लेशन एजम्पशंस हाउएवर दैट कॉज रिस्क्वायर्ड। कह रहा ये ऊपर वाली बात बिल्कुल ठीक है, आरबीआई बिल्कुल सही कर रहा है, कह रहा लेकिन ये इन्फ्लेशन एजम्पशंस हैं, इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई का जो परिकल्पना है, हालांकि जो कि कॉज करती है डिस्क्वाइट को, जो कि बेचैनी को हमारे अंदर बढ़ाती है। कह रहा ऊपर वाली बात पे आरबीआई बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर के जो एजम्पशंस आरबीआई लेके बैठा है ना, वो हमारे डिस्क्वाइट और बेचैनी, वरी, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस को बढ़ाने वाला है। डिस्क्वाइट वर्ड को आपने नोट कर लिया ना, नाउन है, आपका क्वाइट जब डिस कर दूं, अंदर बेचैनी ले आऊं, आपकी वरी एंग्जाइटी को भड़का दूं तो डिस्क्वाइट आ जाएगा। कह रहा फ्रॉम ए प्रोजेक्शन ऑफ 6.8%, अब देखो इन्फ्लेशन की बात करेगा ये। कह रहा फ्रॉम ए प्रोजेक्शन ऑफ 6.8% फॉर क्वार्टर सेकेंड, सीपीआई इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव टू शार्पली ईज 5.4% क्वार्टर थर्ड एंड 4.5% क्वार्टर फोर्थ। कह रहा इसका जो एक प्रोजेक्शन है 6.5% का, 6.8% का सेकेंड क्वार्टर में। कह रहा इसके उस प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन मतलब अंदाजा, कह रहा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, कह रहा है वो पॉजिटिव है। उसको ऐसा माना गया है, इमेजिन किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा से जो है ना ईज होगी, शार्पली धीमी होगी, 5.4% क्वार्टर थर्ड में आएगी और 4.5% क्वार्टर फोर्थ में आएगी। तो ये आरबीआई ने ऐसा मान लिया है, पॉजिटिव कर लिया है, ऐसे इन्फ्लेशन गिरने वाला है। अब आगे क्या करें, कह रहा इन ओवरलुकिंग द रिस्क दैट द परसिस्टेंस ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स, cost push pressures from higher taxes on transport fuels and the possibility of food price inflation becoming entrenched post the outlook on prices, the RBI has clearly sought to talk up the confidence। कह रहा ओवरलुक करने में, नजरअंदाज करने में इन रिस्कों को, इन जोखिमों को। अब अच्छा कौन से जोखिम है, अब जो जोखिम देखो दैट के बाद, पहला जोखिम है बने रहने का काम सप्लाई बॉटलनेक्स का, सप्लाई के अंदर रुकावटों का, है ना, पहला जोखिम। दूसरा जोखिम क्या है, ये जो कोस्ट पुश प्रेशर है, कोस्ट को पुश करने वाले दबाव हैं,
जो ज़्यादा टैक्सेस चाहे ट्रांसपोर्ट फ्यूल के ऊपर। अच्छा, तीसरा कौन सा है? जो पॉसिबिलिटी है फूड प्राइस इन्फ्लेशन के हो जाने की, बिकम हो जाने की, इस्टेब्लिश्ड, इंट्रेंस्ड, पक्का। कह रहे ये जो रिस्क है ना सारे के सारे, इनको ओवरलुक करने में रिस्क ये क्या, ये तीनों चारों चीजें पोज टू करती हैं उस आउटलुक को, प्राइसेस के, उस आगे के अंदाजे को, दामों के। कह रहे ऐसा ओवरलुक करने के अंदर, ऐसा नजरअंदाज करने के अंदर हुआ क्या? कह रहे जो आरबीआई है ना उसने साफ साफ बढ़ा चढ़ा के दिखाया है अपना कॉन्फिडेंस, टॉक अप कर दिया है अपने भरोसे यकीन को। समझे सेंटेंस को? अब वर्ड्स देख लेना। ओवरलुक करना मतलब नजरअंदाज करना, ओवर मतलब ऊपर, लुक मतलब देखना, किसी चीज के ऊपर से नजरअंदाज करके निकल जाना, है ना। बॉटल नेक होता है रुकावट, बैरियर, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। परसिस्टेंस होता है किसी चीज का परसिस्ट करने की क्वालिटी। एंड्योरेंस बोल दो, ड्यूरेबिलिटी बोल दो, स्टेमिना बोल दो। परसिस्टेंस का मतलब है लंबे समय तक टिकने की आपकी क्वालिटी। एंट्रेंस का मतलब होता है इस्टेब्लिश हो जाना। ट्रेंच होती है जिसके अंदर सिपाही, सोल्जर वॉर के मैदान में छिप करके बाहर निकल करके गोलियां मार के फिर छिप जाते हैं। तो जमीन के अंदर एक खाई सी होती है, सुरंग सी होती है। जब आप कोई चीज एंट्रेंच होती है तो मतलब वो चीज जमीन के अंदर जैसे सोल्जर स्टैब्लिश होते हैं ना, वैसे वो चीज भी घर कर जाती है। तो ये भी इन्फ्लेशन जो है एंट्रेंच होने वाला है। आई थिंक समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ठीक है, अपने पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं, आप कोशिश करें, है ना। आ जाओ आज के क्विज पे। इंटरेस्टिंग है, अगर आप ये सीख लोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक न्यूज को पढ़ना। अब अपना इंटरेस्टिंग सा क्विज करते हैं। चलो, अपने आंसर्स मत बताना भले ही, पर स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आउट ऑफ 5 कितना आया, ठीक है ना। डालना अभी के अभी। आ जाओ। द मैनेजर सजेस्टेड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉइज टेक्स द ब्लेम ऑन oneself, himself, herself and helps him। मैनेजर ने सजेस्ट किया कि एक एम्प्लॉय जो है अपने ऊपर ब्लेम ले ले और मैनेजर की हेल्प करे। दिक्कत क्या है? एम्प्लॉय का तो कोई जेंडर है नहीं। अगर वन के बाद में लगाना है तो एम्प्लॉयज के लिए मैं क्या लगाऊंगा? ऑन वन सेल्फ। समझ गए ना। अगर इसका जेंडर पता होता, फीमेल एम्प्लॉयज होता तो मैं लिख देता हर सेल्फ, मेल एम्प्लॉयज होता तो मैं लिख देता हिमसेल्फ। अगर खाली एम्प्लॉय है तो वन सेल्फ। सेंटेंस में एक और एरर है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको चैलेंज है, पहले आप ढूंढो फिर मैं बताऊंगा। एक और इस सेंटेंस में एरर है, आप पहले ढूंढ लो फिर मैं आपको बताता हूं, लास्ट में बताऊंगा। चलो आ जाओ। वन ऑफ द मैशूइसिस हैड टू लूज हिज हर या वंस जॉब एज द कंपनी स्ट्रगल टू रिमेन प्रॉफिटेबल। एक मसाजिए ने अपनी नौकरी लूज कर दी क्योंकि कंपनी स्ट्रगल कर रही थी अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए। अब देखो मैशूज होता क्या है, मैंने बताया मसाजिया। अगर इस वर्ड का मतलब नहीं पता ना, ये सेंटेंस आप गलत करके आओगे। मैशूज का मतलब होता है फीमेल मसाजर। मैं आपको डिक्शनरी में दिखाता हूं। मैशूज इसका मतलब क्या होता है? फीमेल मसाजर। अगर ये फीमेल मसाजर है तो मतलब यहां पे हर जॉब आएगा, हिज ना वन, है ना, हर जॉब। अब ये आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। अगर यहां पे इसकी जगह में मैश्योर है ना, मैश्योर ये लगा दूं, उसका मतलब होगा मेल मसाजर। तो मैश्योर मतलब मसाज करने वाला मेल, मैश्यूज मतलब मसाज करने वाली फीमेल। तो इन दोनों वर्ड्स के बारे में पता होगा तभी आप यहाँ पे हिज या हर में से एक चुनाव कर पाओगे। इस केस में यहाँ पे हिज आने वाला था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। शी वॉक्स द वॉक, वॉक्स द टॉक अलॉट, बट कैन शी टॉक द वॉक, टॉक द टॉक। वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रूव करती है, पर क्या वो डींगे हाँक सकती है? अब देखो उल्टी बात हो गई। मुझे बोलना चाहिए वो डींगे बहुत मारती है, टॉक द टॉक बहुत करती है, पर क्या वो अपनी बातों को प्रूव कर सकती है? सेंटेंस में एरर है। यहां पे तो वॉक्स की जगह आपको टॉक्स लिखना चाहिए और यहां पे टॉक की जगह आपको वॉक लिखना चाहिए। शी टॉक्स द टॉक अलॉट बट कैन शी वॉक द टॉक, है ना। ऐसे ये सेंटेंस बनने वाला है। चौथा देखो। एज पार्ट ऑफ द शिफ्ट इन प्रायोरिटी इट ऑल्सो मेड बोल्ड टू प्रोजेक्ट इट वुड डैश द अकोमोडेटिव स्टेंस। तो यहां पे कुछ आना चाहिए। वुड क्या होती है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लैंग तो आ नहीं सकता, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। होल्ड आ सकता है, होल्ड आ सकता है। स्टक भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है। अब क्या आएगा? या तो होल्ड ऑन टू या होल्ड विद। अब देखो होल्ड विद नहीं होता, होल्ड विद का मतलब कुछ और होता है। हमें यहां पे जरूरत थी होल्ड ऑन टू की। इसका मतलब होता था किसी चीज का सख्ती से फॉलो करना। तो यहां पे होल्ड ऑन टू करेक्ट फ्रेजल वर्ब है,
इसका मतलब होगा एकोमोडेटिव स्टेंस को ये होल्ड ऑन टू करने वाला है, सख्ती से उसको फॉलो करने वाला है। ये होल्ड विद देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने आपको बताया था स्टक विद होता है, स्टिक विद होता है, पर होल्ड ऑन टू होता है ना, होल्ड ऑन टू। लास्ट देखते हैं, द करंट इन्फ्लेशन हम्प वॉज अ ट्रांजिट फिनोमिना दैट नीडेड टू बी लुक्ड थ्रू व्हेन टेकिंग मेजर्स टू सपोर्ट द इमर्जिंग इंपल्सेस दैट आर क्रिटिकल टू मेंटेन द इकोनॉमी। सेंटेंस में दो गलतियां हैं। पहला तो अ ट्रांजिएंट फिनोमिना, देखो अ फिनोमिना है ना, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिनोमिना एक प्लूरल नाउन है, अ एक सिंगुलर चीज को बताता है, मुझे लिखना चाहिए अ ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन। पहली गलती तो हो गई ये, ठीक है ना, इसको मैं मार्क कर देता हूं। गलती नंबर 2 है, आपको यहां पे क्रिटिकल टू के बाद में मेंटेन नहीं मेंटेनिंग लिखना है। ये हमारे उन 22-23 फ्रेजेस में से एक है जो आपने मेरे साथ यहां पे देखे थे। मैं आपको दिखा देता हूं क्रिटिकल टू कहां पे है, क्रूशियल टू है, क्रिटिकल टू है ना, देखो क्रिटिकल टू। तो क्रिटिकल टू के बाद में भी मेंटेन नहीं आ सकता, मेंटेनिंग आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें 2 एरर्स थे। आ जाओ पहले वाले में, एक्स्ट्रा एरर यहां पे सजेस्टेड है, सजेस्टेड के बाद दैट लगा है, क्या ट्रिगर होगा, सब्जेक्टिव मूड। अगर सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर होगा तो मेरे भाई वन ऑफ द एम्प्लॉइज टेक नहीं, टेक वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव, टेक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ एंड हेल्प्स नहीं हेल्प, सब्जेक्टिव मूड वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोशिश मेरी पूरी आपके एग्जाम जैसा आपको चैलेंज करूं, अगर आप चैलेंज खुद को कर सकते हैं तो यही सेशंस हैं जो आपको ब्रेक करेंगे या मेक करेंगे। चैलेंज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि गेम चेंजर सेशंस हैं, पूरे फोकस के साथ इनको देखें। हर रोज लाता हूं मैं, मुलाकात लूंगा फिर से, शुरू में नहीं बोलता हूं पर लास्ट में बोलता हूं, एक शेयर देना वीडियो को। इजाजत दें मुझे कल तक के लिए, साइनिंग आउट।